अब आगे मुंबई में। रंजीत की बात सुनकर महिका ने एक नजर रंजीत को देखा, फिर वापस बुक में अपनी नजरें गड्ढाते हुए कहा, अंकल क्या आप गुस्सा हो रहे हैं? रंजीत ने कहा, क्या मैं तुम्हें गुस्से में दिखाई नहीं दे रहा? महिका ने बिना उनकी तरफ देखे पूछा, क्या प्यार करना गलत है? महिका की बात सुनकर रंजीत उसे देखने लगे। वो कुछ कहते कि महिका ने ही उन्हें देखते हुए कहा, अंकल मैं जानती हूं आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं मेजर साहब को छोड़ कर किसी और को अपने लिए पार्टनर चुनूं, तो ये नामुमकिन है। अगर मेजर साहब मुझे ना भी मिले तो भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले रह सकती हूं। महिका की बात सुनकर रंजीत ने चिढ़ते हुए कहा, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई तो तुम कभी शादी नहीं करोगी? महिका ने बस अपना सर हिला दिया। रंजीत ने गुस्से के साथ कहा, क्या बेकार सी जिद है तुम्हारी? पता भी है जिंदगी कितनी लंबी होती है, किसी का होना बहुत जरूरी है, तुम्हें इस बात को समझना होगा। रंजीत की बात सुनकर महिका हल्के से मुस्कुरा दी। उसने रंजीत को देखते हुए कहा, अंकल ये आप कह रहे हैं जिन्होंने अपने प्यार में अपनी जिंदगी गुजार दी, जबकि आपके में तो कोई गुंजाइश भी नहीं थी। आपने भी तो किसी से प्यार किया था ना? महिका की बात सुनकर रंजीत का मुंह बंद हो गया। महिका ने उन्हें देखते हुए कहा, आपने मम्मा से सच्चा प्यार किया था, इतना कि आपने कभी उनके अलावा किसी और के सपने ही नहीं देखे। आपका प्यार एकदम साफ था, एकदम साफ, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। वो आपकी नहीं हुई तो क्या किसी और के बारे में सोच भी सकें? महिका की बात सुनकर रंजीत ने अपना चेहरा फेर लिया। महिका ने कहा, आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं अंकल? किसी को पसंद करना, किसी से प्यार करना गलत नहीं होता, बस उसमें कोई मिलावट नहीं होनी। और किसने कहा कि मेजर साहब मुझसे प्यार नहीं करते? ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं अंकल कि उनके लिए मैं क्या हूं। रंजीत ने महिका को देखते हुए कहा, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ देगी? अब भी उसका इंतजार करोगी? उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम वहां से चली गई हो, इसकी मैं गारंटी देता हूं। रंजीत की बात का महिका के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर आयान से जवाब भी नहीं मिला था। तभी रंजीत के दिमाग में कुछ आया। उन्होंने महिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम उसका इंतजार कर सकती हो, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। महिका ने उन्हें देखा। रंजीत ने कहा, तुम अब उसके पास नहीं जाओगी, उसे तुम्हारे पास आना होगा। सिर्फ 2 महीने हैं उसके पास, सिर्फ 2 महीने। अगर इन 2 महीनों में वो तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम्हें अपनी जिद छोड़नी होगी। उनकी ये बात सुनकर महिका ने तेज आवाज में कहा, अंकल वो अपनी ड्यूटी पर है। रंजीत ने सख्ती से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं अब से कुछ भी नहीं खाऊंगा। रंजीत की बात सुनकर महिका के हाथों की मुट्ठियां आपस में भींच गईं। रंजीत ने महिका को देखते हुए कहा, आज तक तुमने सिर्फ अपने मन की है और मैंने तुम्हें करने भी दिया है। मैं शिवांश की जगह तो नहीं ले सकता, मैं उसके जितना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी थोड़ी सी भी जगह है, मेरी थोड़ी सी भी इज्जत है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर नहीं तो मैं आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। और तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें तो उस पर बहुत यकीन है ना? तो उसे एक बार आजमाने में क्या जाता है? अब बता दो तुम क्या करोगी? रंजीत की बातों से महिका को काफी गुस्सा आ रहा था। आखिर रंजीत ने बात ही ऐसी रख दी थी। रंजीत सच में महिका के लिए बहुत जरूरी थे। महिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। महिका की बात सुनकर रंजीत बहुत खुश हो गए। पहली बार महिका ने उनकी कोई बात मानी थी। रंजीत ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपने मन में कहा, तुम तो अपनी ड्यूटी पर हो, ये 2 महीने हवा की उड्डी अच जाएंगे और मही को यकीन हो जाएगा कि तुम उसके लिए नहीं बने, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम नहीं आओगे। वही महिका रंजीत के अजीब तरह से मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रही थी। उसे साफ पता था कि आखिर रंजीत के मन में क्या चल रहा है। वो मुस्कुरा दी। वो वापस अपनी किताब पीछने लगी। अगले दिन कश्मीर में आर्मी कैंप में मीटिंग रूम में वहां हर कोई था। बड़े से बड़े ऑफिसर थे तो हर कोई हैरानी से आयान को देखे जा रहे थे। आखिर देखे भी क्यों भी ना, आयान ने कुछ ऐसा कहा था जो हजम करना नामुमकिन था, लेकिन आयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। कर्नल सर ने एक बार फिर से कंफर्म किया, क्या आपको सच में छुट्टी चाहिए? आयान ने अपना हाँ में सर हिला दिया। हाँ, आयान को छुट्टी चाहिए थी, जो सबके लिए शॉकिंग बात थी। आयान को छुट्टी आसानी से मिल सकती थी। आखिर आयान पूरे 4 साल से सिर्फ ड्यूटी ही कर रहा था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि आयान छुट्टी से सख्त नफरत करता था। वो आज खुद छुट्टी की एप्लीकेशन दे रहा था। एक बार फिर कर्नल सर ने कंफर्म किया, सच में छुट्टी चाहिए। आयान ने एक नजर सबको देखा और कहा, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? फिक्र मत कीजिए, मुझे ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं चाहिए और मैं सब कुछ संभाल कर जाऊंगा। ब्रिगेडियर सर ने कहा, अरे नहीं, तुम्हें तो लंबी छुट्टी लेनी चाहिए। कुछ वक्त अच्छे से आराम करो और जोश के साथ वापस आओ।
बल्कि अच्छा लग रहा है कि तुम खुद को कुछ वक्त के लिए आराम देना चाहते हो। अयान ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद मनाली में कल्याणी निवास में कल्याणी जी अपनी नम आंखों के साथ अयान के पूरे चेहरे को छू रही थी। कल्याणी जी ने रोते हुए कहा, मेरा पोता कितना कमजोर हो गया है, कितने दिन बाद तुझे देखा है, तू कैसा हो गया है, तू अपना ध्यान नहीं रखता, तूने कहा था तू अपना ध्यान रखेगा। अयान ने काफी प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, दादी अब आ गया हूं आपके पास, अब आप मेरा ध्यान रखिएगा। कल्याणी जी ने प्यार से कहा, हाँ क्यों नहीं। वहां हर कोई था, अयान भी सबसे मिलकर बहुत खुश था। संजू कूदते हुए अयान के पास गई और खुश होते हुए अयान के गले लगते हुए बोली, भैया आप मेरे साथ क्यों नहीं आए। अयान ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे काम था ना गुद्दिया, और मेरी गुद्दियां इतनी दुबली कैसे हो गई, मुझे ये पसंद नहीं है गुड़िया। संजू ने नम आंखों से अयान की शर्ट से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं दुबली नहीं हुई, मैं अब फिट हूं भैया, ऐसे मत कहिए, पता है मैं रोज प्रैक्टिस करती थी। अयान उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दिया। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तभी रोहन आया और संजू को अयान से अलग करके खुद अयान के गले लगते हुए बोला, अब मेरी बारी। संजू चिढ़ते हुए रोहन को अयान से दूर करने लगी। संजू के ऐसा करने से रोहन चिढ़ गया, फिर उनके बीच बहस होने लगी। तभी अमित आकर अयान के गले लगते हुए बोला, उन्हें रहने दीजिए भैया, मैं हूं ना, आप मुझसे मिलिए। अमित को देखकर रोहन और संजू दोनों रुक गए और अमित को देखने लगे। उन्हें देखकर अयान हंस दिया। उसने प्यार से अमित का सर सहला दिया। तभी स्वाति जी उन तीनों को अयान से दूर करके उन्हें डांटते हुए बोली, तुम तीनों को अक्ल है कि नहीं, अयान बेटा अभी आया है, उसे आराम करना चाहिए, लेकिन तुम तीनों उसे तंग करने लगे। इतना कहकर उन्होंने अयान का चेहरा छूते हुए कहा, सच में कितने दुबले हो गए हो मैंने, और दीदी ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, तुम्हें वो सब खाना होगा। उनकी बात सुनकर अयान मुस्कुरा दिया। उन्होंने स्वाति जी से कहा, आप कैसी हैं। स्वाति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अब तुम आ गए हो, अब हम सब और अच्छे हो जाएंगे। अयान से यश जी भी खुशी खुशी मिले। उन्हें भी अपने बेटे की बहुत याद आती थी। अमर सिंघानिया भी अयान से मिले, जो यश जी के छोटे भाई और अमित के पिता थे। आखिर में अयान की नजरें यहाँ वहां घूम रही थीं, जो सबसे पहले अयान को नजर आता था। वो अब तक नजर नहीं आया, जिससे अयान को बहुत दुख हुआ था। कल्याणी जी ने प्यार से अयान के सर को सहलाते हुए कहा, किचन में है, तुझे क्या लगता है, क्या सिर्फ बच्चे ही अपनी माँ से नाराज हो सकते हैं, माँ भी उनसे नाराज होती है। अयान ने उन्हें देखा। स्वाति जी मुस्कुराकर कहा, मैं बता रही हूँ अयान, अभी भी दीदी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना रही होगी। अयान बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन वो मुस्कान रियल नहीं थी। रोहन ने अयान से कहा, भैया आपको मम्मा के पास जाना चाहिए। अयान ने अपना सर हिला दिया। अयान धीरे से किचन के पास गया और बाहर ही खाटी डीडिया होकर मालिनी जी को देखने लगा, जो शांति से एकदम खामोश कुछ बना रही थी। मालिनी जी को देखकर अयान की आंखें नम हो गई। वो जानता था, चाहे उसने हमेशा दूर रहकर भी मालिनी जी का ध्यान रखा हो, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा अकेले ही बिताया था। बहुत कम ही वक्त उसने अपने परिवार को दिया था, और सबसे बड़ी बात, उसने मालिनी जी का दिल दुखाया था। तभी आरती ने अयान को देखा। अयान ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। मालिनी जी ने आरती से कुछ मांगा तो किसी ने उन्हें पकड़ दिया। मालिनी जी को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुद्दकर देखा, जहां अयान खद्दा था। मालिनी जी ने कुछ नहीं कहा और वापस अपना काम करने लगी। उनकी आंखें फौरन नम हो गई थीं। उन्होंने बिना अयान की ओर देखे कहा, तू यहाँ कर रहा है, कुछ चाहिए। अयान ने नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे आपका प्यार चाहिए माँ, इतनी देर हो गई मुझे घर आए, अब तक आपने आपका हाथ मेरे सर पर रखा। अयान की बात सुनकर मालिनी जी की आंखों से आंसू निकल गए। अयान ने प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, आप मेरे होते हुए रो रही हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ माँ। अगर मेरे होते हुए भी आपको रोना पड्डी डीएच रहा है, तो अगले जन्म में आपको मुझ जैसा बेटा ना दे। अयान की बात सुनकर मालिनी जी गुस्से से उसे एक थप्पड़ डीच लगाते हुए बोली, बहुत बोलने लगा है, आखिर इतना बड्ढा जो गया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐस कहने की। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से उन्हें देखता रहा। मालिनी जी गुस्से से बोली, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो आइंदा मेरे पास मत आना। अयान ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, माँ मैं नहीं कहूंगा, आप जितना चाहें मुझसे नाराज हो जाइए, मैं आपको मना लूंगा, लेकिन आपकी आंखों से अपनी वजह से गिरे आंसुओं की भरपाई नहीं कर पाऊंगा। अयान की बात सुनकर मालिनी जी न चाहते हुए भी रो पड़ी। उन्होंने अयान को एक दो और थप्पड़ डीएच लगाते हुए कहा, तुझे अब भी मेरी याद क्यों आई, तू जाना अपनी ड्यूटी कर, हर पल अपने हाथ में बंदूक रख। अयान वापस से उन्हें गले लगाते हुए नम आंखों के साथ मुस्कुराकर बोला, मैं जहां भी जाऊंगा आखिर में आपके पास ही आऊंगा। मालिनी जी खुद को नहीं रोक पाई और प्यार से अयान के सर को सहलाने लगी और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अयान ने मुस्कुराकर कहा, माँ भूख लगी है।
मालिनी जी जल्दी से अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली, हाँ हाँ तू बैठ गया, कितना कमजोर हो गया है। उनकी बात सुनकर अयान हल्का सा हंस दिया और कहा, माँ मैंने आने से पहले वेट चेक किया था, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, फिर मैं कहां से कमजोर हो गया। मालिनी जी उसे डांटते हुए बोली, चुप कर, वो मशीन खराब होगी। उनकी ये बात सुनकर अयान हंसने लगा। तभी वहां स्वाति जी आते हुए मालिनी जी को देखकर अयान से बोली, पता है अयान दीदी पहले कह रही थी कि वो तुमसे कई दिनों तक बात नहीं करेगी, उन्होंने तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, और अब देखो क्यों दीदी, आप तो ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह पाई ना। मालिनी जी ने अयान का चेहरा छूते हुए कहा, मेरा बेटा इतने दिनों बाद आया है और क्या पता जल्दी चला भी जाए। अयान ने उनके हाथों को पकड़ डढ़ते हुए कहा, माँ इस बार मैं काफी देर तक आपके पास रहूंगा। मालिनी जी ने खुश होते हुए पूछा, क्या सच में? अयान ने अपना हाँ में सर हिला दिया। दूर से रोहन उन्हें देखकर अपना मुंह फुलाते हुए बोला, अब कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मालिनी जी उसके पास आते हुए उसके कानों को मरोड़ते हुए बोली, अच्छा जी एक बात बताओगी, अब आप आजकल घर ही कहाँ रहते हैं? अपने क्रिकेट के चक्कर में तुम हमेशा गायब रहते हो। रोहन ने अपने कान को छुद्धाने की कोशिश करते हुए कहा, आह माँ दर्द हो रहा है, आप तो जानती हैं मैच अलग अलग जगह होते हैं, मैं एक जगह नहीं रुक सकता ना। इतना कहकर वो जोरों से चिल्लाया क्योंकि मालिनी जी और जोर से उसके कान को मरोधा दिया था। संजू ने रोहन के मजे लेते हुए कहा, हाँ मम्मा इसने मुझे बहुत तंग किया था। रोहन उसे घूरते हुए बोला, रुक चूहिया, अभी तुझे सबक। वो आगे कुछ कहता कि मालिनी जी ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो रो, तुम्हारा कान अभी भी मेरे हाथ में है। रोहन जल्दी से घबराते हुए कहा, अरे माँ मैं तो कह रहा था। इतना कहकर वो अयान को देखकर बोला, भैया बचाइए ना। अयान ने सख्ती से कहा, तुम्हें गुद्दिया को ढंग से पुकारना चाहिए। संजू खुश होकर अयान के पास जाकर खड़ी हो गई और रोहन को जीभ चिढ़ाने लगी, जिसे देखकर सब हंस दिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।